वैसे हमारी क्लास आज 9:15 थी। अच्छा, अब कहीं 9:15 थी, फिर 9:30 थी। बढ़िया कि चलो फिर हमने कहा 9:30 शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ को अलग अलग पता था। एनीवेज, अच्छा भाई, मैंने आपको कहा था कि मैं वो हरकतें शुरू कर दूंगा जिसके लिए आई एम नोन फॉर, और मैंने आपको एक धचका दिया पहला, जिसमें आपको लग पता गया कि आपने कितना कितना गलत लिखा है। मेरे लिए इतना आसान होता है ऐसे सवाल को चेक करना, सिर्फ रॉन्ग लिखना होता है मुझे, और बताना होता है कि भाई गलत है। और मैंने देखा अपनी टीम को कि उन्होंने अच्छे खासे चेक भी कर लिए, तो अभी भी आए जा रहे हैं, तो ऐसी बात है वो जब उठेंगे वो चेक करेंगे। तो एनीवेज, और जो ये रिकॉर्डिंग सुन रहा है जो बाद में देखेगा वो फेसबुक पे नहीं चेक कराना पड़ता, हमने ईमेल वाला हिसाब किताब भी कर लिया है, तो आप चाहें तो वहाँ पे भेजें। पर सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, आप क्लास के साथ लाइव हैं, आप फेसबुक पोस्ट पे जाके इमीडिएटली उसको चेक करा सकते हैं, तो वो ज़्यादा आसान है, वो रेडिली अवेलेबल तरीका है। और जो अभी बाकी चल रहे हैं वो ऑल टुगेदर वो ये कर सकते हैं कि भाई ईमेल करें, चेक होके मिल जाएगा, या वो लिंक पे जाएं वहाँ से चेक होके मिल जाएगा, व्हाट्सएवर आपके ऊपर डिपेंडेंट है। सही है, ओके। तो हम ज़रा सवाल को रीड करते हैं, और ऐसे सवालात मैं बनाता रहूँगा टेक्निकलिटीज़ के ऊपर। जब आप पास पेपर देखेंगे तो आपको ईजीली हैंडल हो जाएंगे, या आपको पिछले बच्चे भी बता सकते हैं, वो आपको सिंपल बताएंगे कि भाई इसमें ये होना है। मैं आपके जो मेंटल हेल्थ से खेलूंगा ना, वो इस पर खेलूंगा कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पे, कि क्या आपको मिस स्टेटमेंट समझ भी आती है नहीं आती। भाई अगर एक चीज़ मिस स्टेटमेंट है या नहीं है, उसी बेस पे तो रिपोर्ट दी जाएगी ना। आपने कंक्लूड करना होता है सबूत के बेस पे, और अगर आपने कंक्लूड ही गलत किया तो आपकी रिपोर्ट भी गलत आ जाएगी। तो इट्स ऑल अबाउट कंक्लूजन। और आप मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, क्या कंक्लूड करने के लिए आपको खतरनाक जजमेंट चाहिए होती है? बिल्कुल, तो यही तो जजमेंट थी कि क्या ये सही है गलत है। तो पूरे ऑडिट के अंदर क्या छुपी हुई होती हैं? जजमेंट्स, कि क्या आपकी जजमेंट सही है या नहीं है। ये बात तो तय हो गई कि अगर आपकी जजमेंट में मसला है ना, आपका ओपिनियन कभी सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा ऑडिट एक जजमेंटल थिंग है। भाई रिस्क असेस करना भी जजमेंट है, कि मेरी असेसमेंट है कि यहां मसला हो सकता है, मेरी जजमेंट है कि मैं इस पे ये काम कर रहा हूं तो मुझे एविडेंस मिल जाएगा, और मेरी जजमेंट है कि क्या उसने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही की हुई है या नहीं की हुई है। तो आओ रीड करते हैं इसको। तो पहला था, तो किस किस का चेक हो गया? बाय द वे हो गया? करा ही नहीं है, ये बड़ी खतरनाक बात है। चेक होना रह गया ना? हाँ जी, चेक नहीं हुआ, चेक नहीं हुआ, पोस्ट किया था। चलो ओके, अभी 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 हाथ के हाथ देखो ना, ये देखो, यू आर द एंगेजमेंट पार्टनर मिस्टर चुगताई ऑफ EY Ford Roads Chartered Accountants, currently auditing the financial statements of Champa Estates Private Limited for the year ended 30 जून 2025। चलें जी आगे। The company owns several investment properties. During the current year, management changed its accounting policy to cost model। अच्छा भाई, अब वो उसने क्या किया कि ड्यूरिंग द ईयर उसने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर दिया है, वो फेयर वैल्यू से कॉस्ट मॉडल पे आ रहा होगा, तभी उसने लिखा है कि टू कॉस्ट मॉडल। अच्छा, यानी इससे पहले किस पे कैरी हो रहा था? क्या लिखा है तुमने? वैसे चलो आगे पूरा रीड करते हैं फिर सुनाना। द चेंज हैज बीन अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली, कंपैरेटिव IAS 8 के हिसाब से। वन ऑफ योर ऑडिट टीम मेंबर सानिया, जो हमारी चैंपियन है ऑडिट की, डिबेट कर रही हैं CFO से कि भाई जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है वो चेंज नहीं हो सकती। CFO ने उठा के कॉल कर दी है पार्टनर को, और क्योंकि आप ही पार्टनर है, आपको कहा कि भाई हाय मिस्टर चुगताई, वी बिलीव दैट चेंज इज अकाउंटेड फॉर विद ऑल द एडजस्टमेंट्स। और आपको पता है चेंज इन पॉलिसी पे रेट्रोस्पेक्टिव जाना होता है। अच्छा, एंड वी हैव रीस्टेटेड प्रायर ईयर फिगर रिक्वायर्ड बाय IAS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। फिर रिक्वायरमेंट में ये कहा जा रहा है कि आप ऊपर वाली सिचुएशन का जायजा लें, और उस सिचुएशन के जायजे के बाद हम हमें ये देख के बताएं कि क्या रिपोर्ट मॉडिफाई होनी चाहिए थी या नहीं। क्योंकि देखो, अभी जैसे मैंने एक बच्चे को देखा ना, वो पूछा था कि सर आज कोई होमवर्क आएगा, तो सवाल ने जवाब दिया कि भाई अब तक हमने उतने कंटेंट्स किए ही नहीं। तो मैंने कहा किसी ने कुछ भी किया हुआ वहाँ तक बना देते हैं सवाल, जजमेंट को चेक करते हैं इनकी कि वहाँ तक ये सोच पाते हैं। तुम्हारा दिमाग तो मैं तब खराब करूँगा जब सारे कंटेंट्स हो जाएंगे, फिर पहुँचते रहना कौन से कंटेंट में क्या मसला है। इट्स ऑल अबाउट जजमेंट। आपको अगर मैं थ्योरी पढ़ाऊँ आज बुक खोल के, तो आप बोलोगे ये सवाल तो किसी का बाप भी नहीं कर सकता फिर,
इट्स नॉट अबाउट थ्योरी, इट्स अबाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जजमेंट्स उस पर खेलेंगे। मल्टीपल दुनिया जहाँ के सिनेरियो जो मेरे क्लाइंट्स पे हो रहे होते हैं वो भी ला के सामने रख दूंगा, वो सिर्फ एक काम करेंगे। वो गारंटी नहीं होती कि पेपर में वही आएगा, गारंटी ये होती है कि जजमेंट अच्छी हो जाती है, एक्सपीरियंस आ जाता है। चलें आगे। अब आप मुझे बताएं इस पर आपने क्या लिखा, पूरा पढ़ के सुनाओ। अच्छा, ये कभी ऐसे नहीं शुरू करता अकॉर्डिंग टू गिवन सिनेरियो, सिंपल। आगे। Management of Champa Estates Private Limited has changed its accounting policy from revaluation model to cost model for investment properties. But according to IS 40, policy cannot be changed from revaluation model to cost model, not even retrospectively. But the management has done it. Sania, one of the audit team member, has discussed this issue with company CFO, but CFO did not change the misstatement. So in this case, चेंज नहीं, करेक्ट द मिसस्टेटमेंट। So in this case, opinion will be modified because on the basis of audit evidences gathered, Champa's financial statements are not free from material misstatements. सही है, वेरी गुड। इसमें खाली ये बता देना कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तब अलाउ होता है जब वो मोर रिलायबल एंड रेलिवेंट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए उसने रेट्रोस्पेक्टिव भी कर लिया, तब भी अलाउड नहीं है जी। As per IS 40, subsequent measurement of investment property should be on fair value model, and any change in model will be accounted as per IS 80. Change in policy. Change to in fair value is not allowed, subject to the condition where fair value of an asset cannot be determined. Therefore, नहीं, ये तुमने गलत लिख दिया है। मैंने बहुत सारे बच्चों का देखा था कि फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो सकती तो हम कॉस्ट पे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। फेयर वैल्यू पे अगर नहीं जा सकते तो जो लास्ट फेयर वैल्यू होती है वो कॉस्ट बन जाती है, तो ये लिखना तो बहुत ही गलत है। आगे बढ़ो। Therefore, the company failed to provide sufficient justification for the change in policy. Therefore, the auditor should provide a modification. देखो एक बात समझना, IS 40 के अंदर सुनना, IS 40 के अंदर जब आपकी सब्सिक्वेंट फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो सकती ना, दैट डजंट मीन दैट यू आर कैरिंग दोज एसेट एट कॉस्ट। वो रहता फेयर वैल्यू पे ही है, बट लास्ट फेयर वैल्यू पे। बात समझ आ रही है? और वो डेप्रिशिएट फिर भी नहीं हो रहा होता, आप उसको रोक देते हो टिल द टाइम नहीं फेयर वैल्यू डिटरमाइन। तो ये लिखना बड़ा गलत है, बहुत सारे बच्चों ने लिखा था, जिसने भी लिखा हुआ है वो काट दो, गलत है। सही है, आगे। हाँ वो वाला वो तो लिख सकते हैं। आगे। Therefore, the auditor should provide a modified opinion unless the company agree to rectify the policy. सही है, बाकी सही है। बाकी वो जो तुमने रेफरेंस दिया ना वो गलत है, बाकी तो हमें एक्सेप्टेबल है। हाँ जी, एनीवन एल्स सुना दे यार। The change in accounting policy from fair value model to cost model is permissible under IS 8 if it results more relevant information. Since company has made changes retrospectively, assuming that company had given all relevant disclosure, so auditor should give an unmodified opinion on it. हाँ, ये गलत हो गया ना, अनमॉडिफाइड नहीं है ना, मॉडिफाइड ओपिनियन है, क्योंकि उसने चेंज अलाउड ही नहीं है, उसने तो खिलाफ वर्जी की IFRS की। और CFO आपको कॉल करके भरम करा रहा है कि भाई हमने रेट्रोस्पेक्टिव कर लिया ना। भाई रेट्रोस्पेक्टिव करने की इजाज़त हो तो करोगे ना। तो मैंने जानबूझ के ये अंग्रेजी ऐसी ड्राफ्ट की थी कि आपको लगे कि यार IS 8 के हिसाब से तो रेट्रोस्पेक्टिव हो गया है। और बहुत सारे बच्चों ने ये लिखा है कि अनमॉडिफाइड, क्योंकि उसने IS 8 को फॉलो किया है, जबकि पहले आपको ये देखना चाहिए कि चेंज परमिसिबल है या नहीं है। क्लियर है? अभी आगे ऐसी और हरकतें आएंगी तो लेट्स सी एंड वेट एंड वॉच कि क्या होता है। अली अब्बास यहाँ पे कह रहे हैं, एज पर IS 40 कंपनी के चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रॉम फेयर वैल्यू कॉस्ट मॉडल, फेयर वैल्यू इज अनसर्टेन एंड नॉट रिलायबली मेजरेबल। गलत, ये गलत है भाई। वो आपको अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने का नहीं कहता है, वो कहता है भाई आप चेंज कर सकते हैं अगर तो मोर रिलायबल रेलिवेंट। तो वो तो कहता है कि फेयर वैल्यू तो मोर रिलायबल रेलिवेंट होती है। बात समझ आ रही है? तो इसलिए आप कॉस्ट पे क्यों जाएंगे, तो वो मना है। चलो भाई अली अब्बास ये तो गलत है। अक्सर कह रही है एज पर IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरी अंडर फेयर वैल्यू मॉडल कैन नॉट बी रिवर्टेड टू कॉस्ट मॉडल अनलेस चेंज इज जस्टिफाइड बाय द मैनेजमेंट प्रोवाइडिंग मोर रिलायबल एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल सही है यहाँ तक। इफ मैनेजमेंट जस्टिफाइज द चेंज एंड अप्लाइज इन अकॉर्डेंस विद IS 8 retrospectively with proper disclosure, then the auditor will issue unmodified opinion. If the management fails to provide, देखो इन्होंने दोनों कवर कर लिए, ये भी सही है भाई। अगर वो जस्टिफाई कर देते हैं तो समझ आता है, अगर जस्टिफाई नहीं कर पाते तो फिर आप मॉडिफाई कर दें। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मुनीब सज्जाद यहाँ पे लिखते हैं,
impact on audit report, modified opinion will be given in the audit report. Reasoning. IS 40 restrict the change of policy from fair value to cost model. IS 40 allows change of policy only if it will give more true and fair presentation of financial statement. चलो ये भी सही है, यानी अच्छा अब लाइबा ने भी लिखा है, लाइबा कह रही है सर ये भी चेक कर लें, अभी कर लेते हैं, सुनिएगा भाई, यानी बातें नहीं. As per IS 40, company can't change its accounting policy for IP, for the change is not allowed simply by choice or preference. It is only permitted if the new policy gives more reliable and relevant financial information. The company changed the accounting policy from fair value model to cost model, doesn't provide more accurate or relevant valuation of the fair value, so that we provide modified opinion that it should be carried at fair value instead of cost model because it gives more realistic and accurate value. बिल्कुल सही है, तो आपने इस पे मॉडिफाइड ओपिनियन देना है. अच्छा भाई, अब इसके अलावा यहाँ पे सुनाओ. फेयर वैल्यू कैन नॉट बी रिलायबली मेजर्ड. तो अगर फेयर वैल्यू कैन नॉट बी, चलो जस्टिफिकेशन में आ सकता है आगे. चलो सर दोनों कवर कर लिए, ये भी सही है कि भाई उसने मतलब जस्टिफाई कर लेगा तो सही, ये होगा तो ये होगा. जी हो गया. हाँ भी, हाँ भाई सुन लो यार, जानी बातें नहीं प्लीज जल्दी, ताकि आगे चलना है. According to IS, a policy change like this can only be allowed if new policy provides more realistic value and some exception to market condition have been observed. But in this cost model does not provide more appropriate valuation than fair value model. सही है. In this case, limited has failed to provide reasonable basis to change its policy of carrying investment from fair value model to cost model. And no market changes have been observed. So auditor must provide a modified opinion that it should be carried on fair value as it gives more realistic value. पहले तुम्हारा तो चेक भी हुआ था, तो सारे फिर तू रीड करवा रहा है. नहीं, उन्होंने कोई गलतियां निकाली थी एक तो. हाँ, तो उसने तुम्हें ना हाईलाइट किया था कि भाई तुम और किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो. उसने तुम्हें बड़ा अच्छा फीडबैक दिया था, वो तो मैं अभी सुबह देख के आ रहा हूँ. नहीं, उन्होंने एक बोला था कि आप opinion उसने तुम्हें लिखा था ओवरऑल वेरी गुड, पर इसमें तुम ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हो. वो मुझे इतना वो नहीं पड़ा, पहले नहीं पड़ा. उन्होंने तो उसकी इंग्लिश इतनी खतरनाक है ना, तेरे को समझ नहीं आई. ये उससे पूछ लिया उर्दू में कि आप ये बता देंगे कि इसका मतलब क्या है. नहीं, वैसे तकरीबन चीजें समझ आ गई, लेकिन जिस चीज के ऊपर रिलेट कर रही हैं वो तो वो पूछ लेना ना उससे, वो तो तुम्हारे पास इख्तियार है ना, व्हाट्सएप पे ही पूछ लो. अच्छा भाई, आखिरी सवाल रीड कर रहे हैं, फिर हम आगे चलते हैं, फिर हम अपना सोल्यूशन रीड करेंगे. अलीना लिखती हैं, एज पर IS 40 इफ एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैज बीन प्रीवियसली मेजर्ड एट फेयर वैल्यू मॉडल, द एंटिटी शैल कंटिन्यू टू मेजर एट फेयर वैल्यू मॉडल अनलेस चेंज रिजल्ट इन financial statements providing more reliable and relevant information. अच्छा, Champa Limited has not provided any such reason which explain the reason of need for change. The argument between Sani and CFO was based on IS. The auditor should give a modified opinion because the financial statements are not presenting true and fair view. यानी वो कह रहे हैं कि भाई सीधी सी बात है कि IS 41 रिकमेंड कर दिया था, नहीं भाई वो तो उस पर तो हट जाएगी ना उसकी. IS 41 तो एग्रीकल्चर है, सही है. आप तो 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, तो वो तो आप नहीं कर सकते, सही है. सर लाजमी है जैसे दूसरे स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, टीम मेंबर सानिया गई थी, नहीं ना भाई मैंने ऐसा बोला, मैंने आपको बोला ना कि आपने आइडिया कन्वे करना है. तो सानिया का जिक्र क्यों कर रहे हो कि सानिया ये कह रही है? उसने ये बोला कि सानिया का व्यू सही है या नहीं है, ये बताओ. उसने बोला भाई इवेल्युएट करो सिचुएशन को, और सिचुएशन को देख के ये बता दो कि क्या ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाइड होगी या अनमॉडिफाइड. या मॉडिफाइड के लिए तुम्हारे पास बेसिस होने चाहिए, और बेसिस क्या है? IFRS. तो तुम उस बिना पे कह रहे हो ना, और फिर वो नेचर और मिस स्टेटमेंट भी बता रहे हो तुम. अच्छा, मैंने इसमें ड्राफ्टिंग करने के लिए नहीं दी थी नेचर और मिस स्टेटमेंट, कि अगर मैं बोलूँ ओपिनियन का पैरा तो फिर उसमें लिखने का तरीका तो कुछ और हो जाता. बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे मैंने नेचर और मिस स्टेटमेंट ड्राफ्ट करने को नहीं कहा था, मैंने आपको ये कहा था ये बता दो कि इस पे ओपिनियन पे इम्पैक्ट क्या आएगा. तो पहले बता, दोनों में फर्क समझ आता है? पक्की बात है. तो देखो यही कल समझाना चाह रहा था मैं. सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि भाई इस सिचुएशन को इवेल्युएट करो और ये बता दो कि ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर ओपिनियन पे क्या इम्पैक्ट आएगा. तो आप अभी कंक्लूड कर रहे हो, और मैं ये कहूँ इसमें कि भाई अब कंक्लूड हो गया, अब ड्राफ्ट करके दे दो वो सेक्शन
तो वो मामला कुछ अलग है। क्लैरिटी है? ऑनलाइन बोले जल्दी बताओ, बात समझ आती है? जल्दी से मेरे बच्चों, जल्दी से, सबके सब चलें, बेहतरीन हो गया। अब ज़रा ये रीड करते हैं। मैंने खैर पैराग्राफ फॉर्म में तो नहीं किया, बट ये कि कोशिश ये की है कि सिर्फ आपको एक ब्रेक करके बता दूं। आप पैराग्राफ फॉर्म में भी लिखते तब भी आंसर यही होता, सिर्फ क्लैरिटी के लिए मैंने इसको ब्रेक कर दिया। ऑनलाइन प्लीज़ अभी यहाँ पे देखना, इधर हमने कहा आई स्टेट अकाउंटिंग पॉलिसी, ये रेलेवेंट स्टैंडर्ड का एक रेफरेंस है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टिमेट्स, ये सारी चीज़ें। आगे परमिसिबिलिटी ऑफ चेंज, change in accounting policy is permitted only if required by new IFRS result in more reliable. Changing from fair value to cost under IAS 40 is not normally allowed, as IAS 40 allows one-time choice between fair value और add it, क्योंकि आपको पता है ना ये तो सारी कॉस्ट पे होंगी। अच्छा, once chosen, change is allowed only if it results in more relevant and must be applied रेट्रोस्पेक्टिवली। ये हमने बात कर दी। तो पहले हमने क्या किया, पहले IAS 8 का बताया, फिर हमने बोला IAS 40 तो मना करता है, और वो कहता है जा सकते हो, कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे जा सकते हो, क्योंकि वो मोर रिलायबल और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे देखो, अब मैंने कहा एरर इन CFO's व्यू, आपने ऐसे नहीं लिखना, मैं बता रहा हूं, इसमें बहुत परफेक्शन चाहिए होती है कि आप एक एक करके बताओ। आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे जैसे आप लोगों ने लिखा है, जैसे तुम्हारी बाइफर्केशन के लिए कि आपको देख के समझ, अच्छा यार मैंने यहाँ गलती की थी। इधर the CFO is incorrect as going from fair value to cost model will not result in, कितने लोगों ने ये बात लिखी थी कि will not result in more relevant and reliable information? जल्दी बता दो, लिखी थी, लिखी थी, यही बात है। और कितने लोगों ने नहीं लिखी थी? ऑनेस्टली यार, सीखना है ना, सीखना है हमें। बात समझ आ रही है? इस तरीके से टारगेट करना है, ये मैं सिखाना चाह रहा हूँ। देखो, मैं अगर आपको बेवकूफ़ बनाना हो ना, मैं कसम से आपको ना 15 पास पेपर कराऊँ, आप इतने खुश हो जाओगे, शरिया पास पेपर हो रहे हैं मुझसे। आपका दिमागी तवाजुन ना ये हिलाऊंगा मैं इनसे, अब तंग हो जाओगे, बेजार हो जाओगे। आइदर यू विल थिंक आई ड्रॉप द ऑडिट, आइदर यू विल पास द ऑडिट। दूसरा वाला ज़्यादा अच्छा है, पर उसके लिए बेजार होना पड़ेगा। ये फीलिंग आनी चाहिए कि यार ये क्यों नहीं हो रहा। और आप मेरे हर स्टूडेंट से पूछ लो, आखिर तक तंग करूँगा, और आखिर में तुम्हें पता लगेगा जब आखिरी सेशन होगा ना, आखिरी 30वें दिन पे, उस दिन मैं कुछ ऐसे सवाल बना के लाऊंगा जो तुमसे हो रहे होंगे, खतरनाक खतरनाक। उस दिन मुझे बुरा फील होगा, यार तुमसे हुआ कैसे। सही है? तो वो वक्त भी आएगा इंशाल्लाह। तो जाहिर सी बात है, जजमेंट नहीं है ना अभी, सोचने का सलीका नहीं है, वो तो अभी डेवलप कर रहा हूँ ना मैं, यही बात है। अब मुझे बताओ, आज की क्लास अगर मैं सवाल नहीं देता तुम्हें और मैं अगली क्लास में चला जाता, तो तुम बोलते ओपिनियन तो सर ने बड़ा अच्छा पढ़ा दिया, डिसाइड करना तो सिखाई नहीं, वो डिसीजन मेकिंग पावर ही है। सही है? चलें आगे चलते हैं। ओके, बोल रहे अच्छा सर एग्जामिनर नहीं है इधर। अच्छा, अब दूसरा सुनो, इफ नॉट करेक्टेड, इफ ही बोलेंगे ना, अच्छा, इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद IFRS एंड रिजल्ट इन, द ऑडिटर विल गिव एंड एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट। यही है कि वो भाई अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर देगा, ऊपर लिखेगा डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, पे नीचे बताएगा कि ये हुआ क्यों है। भाई क्लैरिटी आती है? तो अगर ये ऑल टुगेदर 10 नंबर का सवाल था, तो कितने लोगों के 0 आते हैं? हाँ, सही बात है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। जल्दी बताओ ऑनलाइन वाले, तुम्हें तो मेरी माँ की कसम है। अच्छा, इसके आते हैं। ओके जी जानी भाई, सवाल सुनना है सबने, भाईजान सवाल सुनने सब प्लीज जल्दी। क्या मतलब? आंसर में आ गए? ये सोच के बोलना कि आई एम ऑल्सो अकाउंटिंग टीचर। अब मैं वैसे बोल रहा हूँ, वैसे तफरी के लिए कह रहा हूँ यार, मैं बड़ा पूछो। अरे मुझे पता है वो तो उठा भी नहीं सकता। जल्दी पूछ। नहीं नहीं नहीं, इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा कॉस्ट पे होती है, पर आपके पास चॉइस होती है कि आप या तो कॉस्ट पे ही रहो या फिर यही लिखा हुआ है यहाँ पे। नहीं, तो इसमें वो बात नहीं है ना, इसमें वो बात ही नहीं है। देखो आप क्या कहना चाह रहे हो, पहले ये क्लियर करो। मैं सही है, इनिशियली कॉस्ट पे एंटर हो गया, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए फेयर वैल्यू मॉडल गिवन एज अ चॉइस। सही है, नहीं कहाँ लिखा हुआ ये? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज परमिटेड, चेंज फ्रॉम फेयर वैल्यू टू कॉस्ट अंडर IAS 40 इज नॉट नॉर्मली अलाउड।
As IS40 allows one time choice between the fair value और cost, यही तो है। नहीं बेटा, वो ये कह रहा है कि इनिशियल रिकॉग्निशन जो हो जाती है ना, उस पर तुम्हें डिसाइड करना होता है कि या मैं भाई पहले दिन तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू मेरा मुन्ना सेम होती है ना, तो ये सही तो लिखा हुआ है। अंग्रेजी में नहीं करना, मेरी बहुत खतरनाक है, मैं बता रहा हूं। इनिशियल रिकॉग्निशन पे आप चॉइस करते हो कि या तो मैं कॉस्ट पे रखूं या उसके लघवी मायने ये हैं। सानिया भी मेरी स्टूडेंट है, सही है। तो मैं वैसे बता रहा हूं, मैं बड़ा देख के परख के सवाल को ड्राफ्ट करता हूं। जब गलती होती है मुझे एक्सेप्ट करने में कोई मसला नहीं होता, इतना दिल है मेरा बड़ा, मैं आराम से बोल देता हाँ यार इसको सही कर लो, इसमें बेहतरी हो सकती है। पर जब मैंने ऑफिस से निकलते हुए दरवाजा खोला पे मैं रुक गया, मैंने कहा सवाल बना के जाता हूँ, तो उसमें तो भंड नहीं मारूंगा ना। इतनी भरमबाजी की थी मैंने ग्रुप पे, तो इसी वजह से की थी कि भाई मैं देख के बनाऊंगा सवाल, सही है। तो ये मेरे बनाए हुए खुद के सवाल हैं, सोल्यूशन भी मेरा ड्राफ्टेड है, तो उसमें गलती के चांसेस, मैं नहीं कहता गलती हो नहीं सकती, कम चांसेस, मैं कह रहा हूँ कम हो सकते हो, क्योंकि मैंने अपना इसको देख के पढ़ा है, मैं समझ गया था तुम्हारी बात फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, तो मैंने उसके तुम्हें बता दिया। इनिशियल रिकॉग्निशन पे तो डिसाइड होता है ना यार कि या मैं कॉस्ट पे रखूंगा, तो वो ही कह रहा है, इसको यूं समझो, वो कह ये रहा है कि भाई आप इसमें डिटरमाइन करेंगे इनिशियल रिकॉग्निशन पे कि मैं कॉस्ट पे रखूं या फेयर वैल्यू पे, एंड वंस डिटरमाइंड अब चेंज नहीं हो सकता। हाँ उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, पर वो भी इनिशियल रिकॉग्निशन पे ही आती हैं कि अगर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हो रही है, इन कंस्ट्रक्शन है, इन प्रोग्रेस है, तो उसको कॉस्ट पर रखना मजबूरी है। शुरू से ही उसकी वैल्यू मालूम नहीं हो सकती, तो फिर उस पर भी डेप्रिसिएशन बुक होगा और उसकी रेजिडेंट वैल्यू कंसिडर, वो सारी तफरीयां हैं, पर सब कब होता है? डे वन पे, सही है। तो ये बात थी इसमें। आगे भाई प्लीज खुदा के वास्ते चेक कर लेंगे जानी। देखो अब एक बच्चा ना ये जो है यहाँ पे लिखे जा रहा है, कॉपी पेस्ट किया जा रहा है, कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। मेरी आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ही होती है कि मैं जब आपसे सवाल डिस्कस कर रहा हूँ, इतनी तो तुम लोग मतलब इतने तो चैंपियन हो ही गए हो कि अपने सोल्यूशन को एटलीस्ट इससे तो मैच करो ना। फिर अगर मैंने बता दिया उसके बाद इज देयर एनी पॉइंट ऑफ चेकिंग अगेन? मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ। अगर आपको मिलती जुलती चीज़ है, बिल्कुल आउट है, तो आपका सवाल ही नहीं बनता। मैं फिर भी इसकी मोहब्बत में रीड कर देता हूँ, उसको 50 बार कॉपी किया है। As per IS40, company can only change its policy for investment property from cost to fair value model. अब देखो उसने लिखा कि as per IS40, company can only change its policy for investment property from cost to fair value model, but Champa Limited changed its policy from fair value to cost model, which does not give true and fair view. गलत लिखा है ना, गलत लिखा। अब देखो तुम इससे पिक करो ना, ये जो लिखा हुआ है मैंने पूरी इतनी सारी चीजें, आपने ये बताना है कि भाई मोर रेलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होना चाहिए। ये वाली बातें तुमने आके भाई नहीं लिखी हैं, सही है। तो दिस इज द मिस्टेक, सही है जानिए। अच्छा भाई, और ये क्या कह रहा है? सही है आकिफ जानी, क्लियर है? ओके चलो भाई आगे। अब हम चलते हैं अगले पड़ाव के ऊपर, अगला सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा अब तक सो फार अगर वैसे याद करें, आगे आप भी बताना, सब बताना, मुझे बताओ कि अब तक हमने टाइटल ऑफ ऑडिट रिपोर्ट देखा है कि ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है। अच्छा फिर टाइटल के बाद एड्रेसी और ओपिनियन। अच्छा ओपिनियन में भी ना फिर हेडिंग चेंज हो सकती है। अगर ओपिनियन मॉडिफाइड ओपिनियन तो हेडिंग आएगी मॉडिफाइड ओपिनियन। अच्छा क्यों? तो हेडिंग में मॉडिफाइड ओपिनियन आ जाएगी, ऐसा है? अच्छा तो फिर नीचे बेसिस फॉर ओपिनियन आएगा या बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन? अच्छा आप देखो एक्सपेक्टेशन कैसी है ना, शेयर होल्डर देखेगा मॉडिफाइड ओपिनियन बोलेगा भाई यार कुछ हो गया है ना, तो मार्क्स देखते हो भाई यार कुछ हो गया है, मतलब वो एक बताने के लिए ना कि अब नहीं आने चाहिए मार्क्स, इसलिए रिलेट करने के लिए। तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आता है कि यार ये हो सकता है पर होगा नहीं इंशाल्लाह। इधर चलें, तो अब आपको हेडिंग का मैंने फ़र्क बता दिया जी। तो फिर वहाँ पे हम लिखते हैं वी हैव नॉट ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रूव, वी आर अनएबल टू ऑब्टेन। मैं समझ गया ये पूछ रही हो, सही है। तो उसमें फिर चेंज जाएगा ना वो अल्फाज, तो वहाँ पे आएंगे अभी वापस घूम के भी, एक एक सेक्शन को फिर से पिक करना है। चलें ये बात भी समझ आ गई। फिर वो कहता है एक पैराग्राफ आ सकता है। अच्छा जब मैं कह रहा हूँ ना एक पैराग्राफ आ सकता है, तो इसका मतलब है ये ऑप्शनल है। ये क्या है? अच्छा ये लाजिम नहीं है, ये ऑप्शनल है। अच्छा यानी अब सुने,
पैराग्राफ की हेडिंग क्या है? मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि पूरी अभी रिमेनिंग क्लास इसी में निकल जाएगी, क्योंकि कहानी है इसके पीछे, सही है ना। और हो सकता है कि इसके अलावा एक और चीज़ हो जाए तो बात ही अच्छी हो जाएगी। पर मैंने टाइम ड्यूरेशन भी ऐसा रखा था कि भाई आराम से हो जाइए, क्योंकि अगर आधा घंटा लगता तो तुम मुझे कराने नहीं देते। वही बात है, अभी ये अच्छा खासा टाइम है तो हो सकता है। सुने, पहले तो मैंने आपको अपने रिस्क असेसमेंट के चैप्टर्स में ये बताया था कि गोइंग कंसर्न का क्या मतलब होता है। कंपनी अगले 12 महीने में ऑपरेट करना बंद, सिर्फ 12 महीने अगले 12 महीने चलेगी फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग डेट, फ्रॉम द एंड ऑफ। तो अगर आप रिपोर्टिंग डेट पे खड़े हुए 31 दिसंबर 2025 और आपको ये देखना है कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न, गोइंग का मतलब चलती रहेगी, कंसर्न का मतलब है इदारा, गोइंग कंसर्न कंपनी है। तो अगर एक कंसर्न ऑन गोइंग है, चलता रहेगा, तो ये डिटरमाइन ऐसे होता है कि वो अगले 12 महीने सर्वाइव कर सकती है। एग्रीड है? अच्छा, ये तो हो गया गोइंग कंसर्न। पहले बताओ यहां तक ऑनलाइन वालों और आप सब यहां तक कोई मसला? अच्छा, अब क्यों ये हमारे लिए अहम था, जरा इसको भी रिकॉल करते हैं। अगर कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है तो उसके सारे एसेट्स करंट में आ जाएंगे और एनआरवी बेसिस पे अकाउंटिंग हो जाएगी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्योंकि आपने, मुझे नहीं, आप एक सवाल है, आपको नहीं लगता कि आपके पीपी कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड हुए होंगे? तो उसमें मुझे एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन बुक करना पड़ जाएगा, क्योंकि अब तो बस खत्म, आगे लाइफ ही नहीं बची है। क्या कहते हो? आगे लाइफ नहीं बची ना, तो वो आगे 10 15 20 सालों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब मुझे कितने पे लाना है? 1 साल पे। तो उसका एक एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन बुक हो जाएगा और कैरिंग अमाउंट सिग्निफिकेंटली, अब वो यूज नहीं हो सकते। तो क्या मैं उसको उस कैरिंग अमाउंट पे रखूं या नीचे ले आऊं? नीचे ले आएंगे, क्योंकि अब वो बिकेगा। और उसको करंट में रखूं? अच्छा, लायबिलिटीज को भी करंट में रखूं, क्योंकि अब सेटलमेंट होगी। अब क्या होगी? पहले बता दो मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों, आप सब यहां तक बात समझ आती है? सिंपल, अब सेटलमेंट होगी। जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, यहां तक क्लैरिटी है? बिल्कुल बेसिक बेसिक। अच्छा, फिर मैंने आपको कहा था कि गोइंग कंसर्न है या नहीं है, इसकी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है। आज हम थोड़ा सा और एनहांस करते हैं उसको, क्योंकि मैनेजमेंट एक ऐसी बेहतर पोजीशन में होती है, उसको उसके प्लान्स पता होते हैं। ऑडिटर को यह कहा गया, प्लीज सुनिएगा, ऑडिटर को यह कहा गया यू शुड बी वेरी अवेयर अबाउट इवेंट और कंडीशन, हालात और वाकयात, इवेंट और हालात। और ऑडिटर को यह कहा गया आप हालात और वाकयात के लिए अवेयर रहना। हो सकता है कि ऐसी कोई चीज तुम्हारे सामने आ जाए जो तुम्हें सोचने पे मजबूर करे कि कंपनी के गोइंग कंसर्न के रिस्क है, गोइंग कंसर्न के। एग्जाम्पल बनाते हैं, एग्जाम्पल बनाते हैं। मैंने कहा एक कंपनी है, प्लीज सुनना, ये पूरी एग्जाम्पल ये पूरे कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करेगी, सही है। मैं एक कंपनी का ऑडिट कर रहा था, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, PIBTL, सुनिएगा। तो एक बच्चा था, उसने ना मुझे आके ना अपनी फाइनेंसिंग की वर्किंग रिव्यू करवा रहा था, फाइनेंसिंग की। अच्छा, वो बैंक था, वो फॉरेन बैंक, वही IFC जिसकी हम कल बात कर रहे थे, ये भी IFC था। आगे सुने, अब IFC ने लोन देते वक्त कुछ शराइत लगाई होंगी जिसको हम अंग्रेजी में कहते थे डेट कोवेनेंट्स, ऐसा ही है। अच्छा, अब मैंने बच्चे को कहा यार मुझे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन दिखा। उसने जैसे ही इंटरेस्ट की कैलकुलेशन दिखाई तो वो डॉलर में बनी हुई थी, सही है ना। तो मैंने कहा भाई इसको PKR में कन्वर्ट कर। तो मैंने एक्सचेंज रेट भी देखे, रिस्क था ना मेरा, तो मेरे को कैसे पता रिस्क है? भाई रिस्क था तो पहले ही देख लिया था, फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है, तो इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट का मसला आ सकता है। तो मैंने कहा भाई पहले देखा इंटरेस्ट आया हुआ, अच्छा भाई एवरेज रेट पे तूने इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया हुआ है, क्लोजिंग लायबिलिटी को स्पॉट रेट पे रीवैल्यू किया होगा, वो सारी चीज़ें चल रही हैं अपनी। जैसे ही मैंने उन चीज़ों को देखा, उसने मतलब सर देखें कैसा अच्छा काम किया है। मैंने कहा वेरी गुड, मुझे पता है डेट कोवेनेंट्स टेस्ट किए। बोला सर वो तो सही होंगे, वो तो सही होंगे। आगे सुनिएगा, बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ, आगे सुनिएगा। अच्छा, अब हमने कहा कि उनका ईयर एंड जो था ना, उसके हिसाब से बताता हूँ। उनका ईयर एंड था, यहां पे बनाते हैं, उनका ईयर एंड था 30 जून
2024 कर लेते हैं। 23 आई थिंक, 24 मुझे याद नहीं है, पर मैं जब एफ दिखाऊंगा आपको उसके तो आपको पता लग जाएगा, देख लेंगे उसको निकाल के, लिस्टेड कंपनी है इधर। ईयर एंड था 30 जून 2024। अच्छा, एक पेमेंट उसकी ड्यू थी 24 जून 2024 को, ईयर एंड से पहले। अब ये इतनी टेक्निकल बातें करूंगा ना, फिर जैसे मैं कभी कभी देखता हूँ ना, कोई ना ऐसा बच्चा होता है कि सर आप बहुत ना एडवांस पढ़ाते हैं, तो पास होने के लिए ही चाहिए ना, एडवांस ही जाएंगे, सोचेंगे, दिमाग खोलेंगे, समझ जाएगा, आगे सुने। तो भाई इस एडवांस चीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू पास द ऑडिट पेपर। सुने, 30 जून से पहले, अच्छा उसने सारे डेट कोवेनेंट चेक करा। डेट कोवेनेंट में पता है क्या क्या था सर? करंट रेशियो होगा, हाँ या नहीं सर? करंट रेशियो था, इंटरेस्ट कवर रेशियो था, डेट टू इक्विटी भी होगा, सही ना? और आपने कहा उसका गियरिंग रेशियो था। कहानी समझें, ये 3 रेशियोज थे, सही है, और भी थे, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 3 लिख दी है। ये 3 भाई कंप्लायंट। उसने बोला सर देखें, मैंने कहा एक मिनट, मुझे चौथा भी आ रहा है, ये क्या है? उसने बोला पेमेंट टाइम पे होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अच्छा, तो उसने लिखा हुआ था इफ देयर इज एनी डिले इन पेमेंट दैट विल बी कंसिडर्ड एज ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट एंड लायबिलिटी विल बिकम इमीडिएटली पेएबल। लायबिलिटी विल बिकम, अच्छा मुझे बताओ, बात समझ आ रही है? पक्की बात है, ऑनलाइन में लो, देखो इधर उधर नहीं होना। तो ये फ्लाइट बन के वापस सवाल पूछना, फिर अड़ी आएगी। कहानी बड़ी मुश्किल से सुनाता हूँ मैं, याद भी करनी होती है ना कि क्या हुआ था उस वक्त। इधर सुनो, इधर अब सुने। अब मैंने कहा यार एक मिनट, ये चौथी क्या है? उसने बोला सर पेमेंट। मैंने कहा सर इतनी बड़ी कंपनी पेमेंट हुई होगी। मैंने कहा भाई बात सुन, मेरी इधर दिखा। अच्छा, जब मैंने ऑल टुगेदर देखा ना, जब मैंने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन खोली तो इंटरेस्ट का अक्रूवल बुक हुआ था, इंटरेस्ट पेबल आ रहा था। क्या आ रहा था? और मैंने पूरा लोन शेड्यूल देखा और उसमें जो 24 जून के ऊपर इंस्टॉलमेंट बन रही थी वो पे, तो ये तो ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट हो गया। ये तो अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अगर ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट है तो क्या लायबिलिटी इमीडिएटली पेएबल हो जानी चाहिए? अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं इतनी बड़ी लायबिलिटी डॉलर वैल्यू की अगर आज मैं करंट में ले आऊं तो मेरे पास तो इतने असासे है ही नहीं कि मैं इसको पे ऑफ कर पाऊं। तो अल्टीमेटली फॉरेन बैंक कंपनी में एंटर होगा, एसेट्स को और अपना लोन रिकवर करके स्टार्ट हो जाएगा। क्या गोइंग कंसर्न का रिस्क है? कैसे पता? डेट कोवेनेंट ब्रीच है। सर आप अभी भी रिस्क कह रहे हैं, आप कंफर्म? मैं अभी भी रिस्क कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करना, आपकी जिम्मेदारी है ये देखना। देखो वो कह रहे हैं ना ऐसा क्यों, अभी यही तो सिखाना है आज। आपकी जिम्मेदारी है ये असेस करना कि उसकी असेसमेंट सही है या नहीं है। तो बेहतर पोजीशन में वो, उसके बाद प्लान्स होंगे। एग्रीड? मैं गया, अच्छा ये कोई हमारी ना, मैं तो कोई पहुंचा हुआ था, जुलाई का एंड चल रहा था, तो हम तो हिस्टोरिकल ऑडिट करते हैं ना, तो जुलाई के एंड में मैंने ये कार्रवाई की और हमें कोई अगले 2-3 दिनों में ना ऑडिट रिपोर्ट देनी थी। सब हो चुका था, मैं रिव्यू कर रहा था, फाइनल तो मैं ही रिव्यू करूँगा, फिर दिखाऊंगा बॉस को। तो जब मैंने रिव्यू किया ना, तो मैंने बॉस से डिस्कस किया, मैंने कहा सर ये बात है। बोले ओ शिट यार, ये तो हमें फिर ये तो मसला हो गया। CFO को कॉल की, अपने बॉस को बता, क्योंकि भाई यू नीड टू डिस्कस विद द पार्टनर, हो सकता है मेरी जजमेंट में मसला हो। तो आपने बोला भाई बात तो कर लो, इतनी बड़ी बात करने जा रहे हैं। तो हमने बोला भाई आपकी कंपनी ना गोइंग कंसर्न के इश्यूज़ हैं, आपका क्या प्लान है इसको लेके? पहले उसने मुझे कहा कि आकाश लिसन टू मी, डू यू नो हु इज़ एट द बैक? वो फिर वो सारे ब्रिगेडियर्स की कंपनी है, वो सारे वो हैं। मैंने कहा whoever is at the back, rule is rule, accounting is accounting, we cannot sign it. I have told my partner ये है तो वो साइन नहीं करेंगे। बोला आई टॉक टू असलाम। ने कहा कर लो बात। मैंने उनको डरा दिया, मैंने कहा आप साइन करेंगे तो देख लें, मार्केट में जाएगा कि गोइंग कंसर्न नहीं है। मैं तो क्लास में भी एग्जांपल दे देता हूँ।
सही है, तो बोले नहीं नहीं यार वैसे ही नहीं करेंगे यार, हम क्यों करेंगे, हम क्यों भाई, हमारी जिम्मेदारी है, हम इंडिपेंडेंट, हम किसी के प्रेशर में क्यों आएंगे, हम इंटिमिडेट क्यों होंगे, धमकी में क्यों आएंगे। सही है भाई, उसने बोला नहीं है। फिर वो आया, फिर उसने क्या बोला, उसने बोला कि यार ये आप मुझे बताएं ना डेड कोवेनेंट्स आपने रीड किए हैं। मैंने कहा देखो मैं सबूत के बगैर तो बात ही नहीं करता, ये थे डेड कोवेनेंट्स। फिर उसका जवाब सुनना, क्या कहानी सुनो कैसे डेवलप होती है ना, कितनी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, अगर मैं सवालों में डाल दूँ ना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए। सुनो, फिर उसने मुझे बोला कि यार, मैंने कहा आप सब रहने दें, प्लान बताएं। उसने बोला प्लान क्या होता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने ना पूरे कैश फ्लो प्रोजेक्शन बनाए हुए। क्या बनाए हुए? अब कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करना। उसने बोला कैश फ्लो प्रोजेक्शन बनाए हुए। मैंने कहा इससे क्या होता है? उसमें कैश फ्लो प्रोजेक्शन में ये पता लग रहा है कि आगे आने वाले 5 सालों में इंक्लूडिंग अगले साल हमारा जो अमाउंट है ना, रेवेन्यू इतने से ग्रो हो रहा है, कॉस्ट ये आ रही है, इतना कैश फ्लो प्रोजेक्शन बना के दे दी उसने फ्यूचर की, बेस्ड ऑन सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल एक्सट्रा माइनस करके कैश पैसा क्या है। मैंने कहा भाई ये मैं बाद में देखूंगा, पहले ये बता अभी तेरी बैलेंस शीट में जो कैश है क्या तू ये लायबिलिटी पे ऑफ करने की औकात रखता है? उसने बोला नहीं। मैंने कहा प्रोजेक्शन में बाद में देखूंगा, वो तो तब मैं बोलूंगा जब पहले ये कंफर्म हो जाए, फिर तुम इसके बाद 12 महीने चल पाओगे यार। मुझे मसला अभी का है, अभी तुम पहले इस जुंगल से निकलो, पहले ये क्लियर करो। उसने बोला यार ये तो मसला है भाई। वो आए पार्टनर के पास बोलने भाई कुछ तो कर लो है भाई। अब कुछ नहीं कर सकते यार। फिर उसने पता है क्या बोला? उसने बोला कि हमने IFC को लेटर लिखा है। किसको? कब लिखा? अगस्त में, 4 अगस्त को, हमारे कहने के बाद। तो 4 अगस्त को लेटर लिखा, 4 अगस्त को लेटर लिखा, सामने से जवाब नहीं आया। इन्होंने AGM की एक्सटेंशन ले ली, हो सकती है ना, ले ली भाई, AGM की एक्सटेंशन हो गई। अच्छा, उनको पता था ये मामला भी सॉर्ट आउट होना है, क्योंकि अगर मार्केट में चला गया कंपनी नॉन गोइंग कंसर्न है तो कंपनी तबाह हो गई, खत्म, दैट्स इट, फिनिश, कोई बिजनेस भी नहीं करेगा, सब भाग जाएंगे ना। आगे सुने, अब हुआ ये कि यार मसला किन चीज़ों पे चले, वो क्या बना के बैठा हुआ है? प्रोजेक्शन, कि हम आगे ऐसे। मैंने कहा भाई तुम्हारी प्रोजेक्शन मेरे लिए रिलायबल नहीं है। क्यों नहीं है रिलायबल? भाई प्रोजेक्शन पे तो मैं तब आऊंगा ना जब आज का मसला तुम सुलझा दो, आगे की तो बात की बात है। अच्छा, IFC पे रिमाइंडर, सामने से जवाब नहीं आ रहा। एक जवाब आया और CFO ने मुझे रिप्लाई भेजा उसका, देखो यार जवाब आ गया। उसमें क्या लिखा हुआ था? वी आर कंसिडरिंग योर रिक्वेस्ट। उसमें मतलब चलो आप साइन करके दे दो रिपोर्ट। मैंने कहा क्या हो गया भाई? वी आर कंसिडरिंग योर रिक्वेस्ट। मैंने कहा निकाह की अर्जी गई है, निकाह हुआ नहीं है। ये अल्फाज बोले तो वो हड़ी थी उसकी, बोल रहा यार कैसे तुम बातें करते हो यार। मैंने कहा मैं बाकी सबसे भी ऐसे ही करता हूँ, तो आप समझ नहीं रहे ना। मैं आपको कह रहा हूँ जब आपका श्योरिटी होगी तो मैं आगे बात करूंगा। अच्छा, आप कहानी पहले बताओ, यहां तक समझ आती है? अब हम आ चुके हैं सितंबर में, ये चल रही है कहानी, हमने बाकी सारे काम करके रखा हुआ। अब मसला किस पे फंसा हुआ है? गोइंग कंसर्न। अच्छा, अब मैं तुमसे ये पूछता हूं, प्लीज मेरी बात को फोकस होकर सुनना। अगर वो बोलती है नहीं भाई वी आर गोइंग विद दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यही है, हम कह रहे हैं गोइंग कंसर्न है, वो कह रहा है मैं कंसिडर कर रहा हूं। मैंने कहा हम इसको नहीं मानते, क्योंकि हम गोइंग कंसर्न पे कंक्लूड नहीं कर पा रहे। हम गोइंग कंसर्न पे कंक्लूड, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या मैं अपना ओपिनियन अनमॉडिफाइड दूंगा या मॉडिफाइड? क्योंकि अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरे गलत हैं। पूरे कैसे गलत हैं? गोइंग कंसर्न का रिस्क है ना, छोटी मोटी बात तो नहीं है भाई। मिस स्टेटमेंट है तो मॉडिफाइड जाएगा। हाँ मॉडिफाइड जाएगा ना, क्योंकि आप ये कहेंगे कि उसने फाइनेंशियल जो बनाए हुए वो सही, यहाँ तक क्लैरिटी है, पक्की बात है। अच्छा, अब हमने कहा ये तो वो बोल रहा था, तो हमने ना एक रिपोर्ट निकाल के रखी, हमने उसको रिपोर्ट भेजी, ड्राफ्ट रिपोर्ट को क्या कहते हैं उसको? भाई ये अल्फाज होंगे उसके। उसने बोला क्या हो गया यार, तुम तो ये कह रहे हो कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, और आपने बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में पूरा बता दिया कि कंपनी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। सही बोला है? तो मुझे बताओ फिर शेयर होल्डर खुश होगा? हाँ, तो वो तो बोलेगा भाई ये क्या चल रहा है ये, तो फिर तो वो जो जिसकी धमकी दे रहा था वो तो उसी को पकड़ेगा, तो वो पता चलेगा उसको कि उसके बाद उसके साथ क्या होता है। हमने कहा हम नहीं धमकी में आएंगे, आप सीधा सीधा हिसाब किताब रखो भाई, ये रिपोर्ट जाएगी। उसने मतलब चलो रुको यार। फिर
वापस से वो गया IFC फ्लाइट करा के गया है वहाँ पे मीटिंग करके आया है। वो तो एक लैंडर तो नहीं है ना, बाकियों को भी देता है वो लोन। वो गया, उन लोगों ने प्रॉपर मीटिंग की, हमें भी बोला था चलो बोलेगा हम आपको सपोर्ट थोड़ी ना कर सकते हैं इसमें, हम तो ऑडिटर हैं भाई, इंडिपेंडेंट है, जा भाई खुद जा। हाँ घुमाने लेके चल रहा तो हम चले जाएंगे कहीं और, तू निकल अपना, सही है। तो वो वाकई उसने बोला कि उसने पार्टनर को बोला, मुझे बोला कि कैन यू प्लीज गाइस कम अलॉन्ग विद अस सो दैट वी कैन यू नो कन्विंस। मैंने कहा वी आर नॉट गोइंग टू कन्विंस, हम आपकी गवाही नहीं दे सकते, हम आपकी गवाही, क्योंकि ऐसे तो तुम हमारी गवाही पे तुम वो तो पैसे उससे बोल लोगे, हम नहीं दे सकते। इसको कहते हैं एडवोकेसी। एडवोकेसी हम नहीं कर सकते, सॉरी टू से, आप अपना काम खुद जाने। अच्छा भाई चलो वो चला भी गया, वापस आया, चौड़ा होके आया ना फुल ऑफिस में, दरवाजा ऐसे खुला ऐसे पता लग गया था मुझे कि गेम ये है। आकाश दिस इज द लेटर, दे हैव एग्रीड टू डेफर द पेमेंट्स, दे हैव एग्रीड। यहां तक कहानी समझ आती है? सही है, कैसी मजेगी है ना, क्या चलता क्या है ऑडिट के अंदर। मैंने बोला लकी हूं मैं, मुझे सारी चीजें देखने को मिली हैं और मेरे हाथ से गुजरी हैं, तो वो मुझे मजा आता है बताने में भी। सुने, अब वो आया, अब उसने ना लेटर दे दिया, उसने ये बोला कि उसने ना पेमेंट प्लान रीस्केड्यूल कर दिया, यानी जो 24 जून की पेमेंट थी अब वो चली गई अगली 24 पे, यानी एक साल। इस बात को याद रखना, यहाँ पे बनाते भी है ना इस चीज को। हमने कहा ये जो 24 जून की पेमेंट है ना, ये उड़ के अब चली गई है, वो चली गई है 24 जून 2025 पे। मामला सुलझ गया। पहले कहानी, पहले पूरी पिक्चर देखेंगे ना, फिर बोलेंगे कि इसमें एक्टिंग किसकी खराब थी। वैसे पहले चल पूछ लेता कि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। सर सवाल ये था कि आपने कहा था कि गोइंग कंसर्न के लिए पहले हमें भी एश्योरेंस होनी चाहिए कि गोइंग कंसर्न नहीं है, तो हमें नहीं थी पहले, नहीं तो आप लेटर नहीं आया ना, तो उधर कंसीडर कर रहे थे, इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। नहीं तो नहीं, एक मिनट सुने, एक मिनट सुन लें पहले, एक मिनट सुन लें। मैंने स्कोप लिमिटेशन तो कहा ना नहीं है, मैंने कहा ना कि स्कोप लिमिटेशन है, मतलब मैंने वैसे कहा कि मैं कह रहा हूँ स्कोप लिमिटेशन थी ना, मैंने रिपोर्ट उसको मॉडिफाइड ही तो दी थी। ये मैंने कब कहा पूरी एग्जाम्पल में? आप शायद कहीं और निकल गए। आप सोचे इस फिल्म का हीरो मैं हूं, मुझे इमेजिन करो कि मैं हूं इस फिल्म में। मैं क्या रहा हूं, आप देखो, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं, मैंने शुरू से लेकर आखिर तक मैंने 3 बार पूछा एग्जाम्पल से कनेक्टेड हो, मैंने 3 बार आपको बोला कि आप मुझे ये बता दो, ये बात समझ आ रही है कि कंपनी का गोइंग कंसर्न का हिसाब किताब है या नहीं है, मुझे नहीं पता लग रहा। तो मैंने रिपोर्ट सही दी या मॉडिफाइड उसके मुंह पे मारी? इसका क्या मतलब था कि मुझे कोई सबूत ही नहीं मिल रहा ना उसके लिए, तो मैंने उसको बोला ये ले भाई, मुझे नहीं पता क्या होगा। क्लियर है? वो तो हम ऑल टुगेदर सीखते हुए आ रहे हैं, वही बात चल रही है। सबूत नहीं था, वो सबूत ले आया कि यस अब लेटर आ चुका है, उसने डेफर कर दिया। कहां पे किया है डेफर उसने? 1 साल बाद, पर रिपोर्टिंग डेट आपकी 30 जून है। कहानी में देखो ट्विस्ट कैसा आएगा अभी, ऐसा ही क्लाइमैक्स तो यहां है। सुने, देखो कहने का मतलब ये बोल रहे सर ये करें ना, पहले ये कर लें, जो मजा आ रहा है उनको तो सुन रहे बैठे हुए इधर। अच्छा आप पहले बताओ, तुम्हारी बात क्लियर हो गई? लेकिन ओपिनियन में मतलब लोग ये लिखेंगे ना कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मसला है। मैंने भी यही कहा, मैं कह रहा हूं, मैं भी यही कह रहा हूं भाई, मैंने यही कहा ना कि बेसिस फॉर ओपिनियन में मैंने यही तो कहा कि मुझे पता ही नहीं लग रहा गोइंग कंसर्न है या नहीं है, यही तो कहा था मैंने। स्कोप लिमिटेशन के वेडिंग में जानी मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, स्कोप लिमिट मतलब ये ना मुझे पता नहीं लग रहा, इसका मतलब क्या है? मैंने शुरुआत यहां से की है, मैं अपने वर्ड्स पे अभी भी वही हूं, तुमने पिक नहीं किया। मैं कह रहा हूं कनेक्टेड हो, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, सही जा रहे हो, अभी यहीं तक सुनते हैं, सही है। गोइंग कंसर्न के लिए, अच्छा अभी रुक जा, तू बोल, जल्दी बोल वरना मर जाएगा, जल्दी बोल। पूरी ना बेटा, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अच्छा वो एफएसबी नॉन गोइंग कंसर्न, अच्छा अगर पेमेंट डेफर ना होती, रमशा पूछ रही हैं, अगर वो पेमेंट डेफर ना होती है, एफएसबी नॉन गोइंग कंसर्न पे बनते, मैं कह रहा हूं अभी उस दिशा में हम गए या हम बात आगे निकल चुकी है? आगे निकल चुकी है ना। देखो सिंपल क्यों नहीं रखते हो इस कहानी में, एक डायरेक्शन चल रही है, तुमने कैमरे पे ढक्कन लगा दिया। मैं कह रहा हूं यार आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि एक लॉजिकल बात है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंसानों की तरह ना बनाए जाते, मेरा ओपिनियन मॉडिफाइड होता। अगर ना बनाए जाते, अगर वो नॉन गोइंग कंसर्न पे बना लेता तो फिर अनमॉडिफाइड हो जाता। क्यों?
तो उसने वैसे ही बनाया है जैसे बनने चाहिए। ये तो बेसिक बात है ना। मैं कह रहा हूं भाई अगर एक नॉन गोइंग कंसर्न है, उसने बना भी नॉन गोइंग कंसर्न पे दी है, तो मसला ही नहीं है। एग्रीड? यही सिखा रहा हूं, यही बता रहा हूं, इसमें क्या फर्क है? कुछ भी नहीं। हम तो उलट दिशा में चले गए और हमने ये कहा कि भाई वो बना रहा है गोइंग कंसर्न पे, जबकि है नॉन गोइंग कंसर्न, बना रहा है। तो क्या ये पूरे एफएस गलत है? सबूत ही नहीं है। क्लियर है? पक्की बात है। ऑनलाइन वालों आप बता दो, बात समझ आती है? जल्दी से सारे बच्चे ऑनलाइन वालों प्लीज जल्दी से बताओ। सारे क्लियर हो गया? बेहतरीन है। चलो आगे चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू। वापस से ब्रेक आ गया था बीच में, इधर चलें। ओके, ड्रिंक्स ब्रेक होता है ना इधर, प्लीज। अब सुने आगे, मतलब मैं तुम्हें वैसे बता रहा हूँ, सुनना। अब सुनो आगे। अब कहने का मतलब ये है कि अब वो लेटर लेके आया, जिस तरह मतलब मुझे अभी भी याद है ना, वो यूं खोला, उसने मैंने कहा आगा दिस इज अ लेटर, और वो PIBDL का CFO है भाई, मतलब बहुत बड़ी कंपनी है। सुनो, उसने लेटर दिया, मैंने कहा वेरी गुड सर, प्लीज़ हैव अ सिट, बैठे हैं आप यहाँ पे। तो मैंने कहा चले, अब मुझे आपने ये तो दे दिया, हैव अ सीट भी हमने आपको तमीज़ से बोल दिया। मैंने उसको बोला यार सर प्लीज़ कॉफ़ी लाएं इनके लिए, तो वो उनको मैंने पिलाई। तो अब मैंने बोला कि सर थैंक यू सो मच, आप ये ले आए, आपका गोइंग कंसर्न का मामला कुछ हद तक सुलझ गया। उसने बोला अबे ओ कुछ हद तक क्या होता है? सुने कहानी, देखो कैसे कनेक्ट करूंगा, तुम बोलोगे आई लव यू सर, ये मैं बुलवा के रहूंगा। सुने एक मिनट। उसने बोला कि सर ये कहाँ से, तो वैसे भी बोल दोगे, पर वो जो एक करके जो कुछ मजा आता है ना वो अलग है, फेक वाला नहीं, दिल से। इधर आगे सुने प्लीज। अब सुनो, मैंने कहा भाई कुछ हद तक सुलझ गया। उसने बोला भाई एक मिनट रुको, जब वो गुस्से में उठ गया ना, पार्टनर के रूम में चला गया। तो भाई वो तो बॉस है मेरा, वो मैंने आपको बताया था, वो तो हेड है उसका IFAC का। तो वो गया, उसने मुझे बुलाया कॉल करके ना एक्सटेंशन पे, आका यार अंदर तू क्या कर रहा है? मैंने कहा सर मैं सही कह रहा हूँ। बोले क्यों, क्या हुआ? आप वो भी गुस्सा हो गए। मैंने कहा सर देखें, इन्होंने ये वाला मामला तो सुलझा लिया अभी, पर ये अभी लॉसेस में है। मुझे ये भी शक है कि ये जो उस दिन पे पेमेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा सर आपको याद है, वो बैठे हुए थे उस वक्त सोफा पे ना, मैं खड़ा हुआ था। मैंने कहा सर आपको याद है मैंने आपको कहा था मैं प्रोजेक्शन देखूंगा, अब देखूंगा। तो बोले पहले क्यों नहीं देखी? मैंने कहा सर पहले तो पता ही नहीं था ना गोइंग कंसर्न है भी या नहीं है, अब गोइंग कंसर्न है, अब आपके प्लान को देखूंगा मैं। अब आपके पास कुछ है, देखो मैंने कहा प्लान कौन बनाता है? मैनेजमेंट। वो कुछ भी कर करा के ले आया ना, हाँ या नहीं? अच्छा, अब मैंने कहा अब प्रोजेक्शन देखेंगे हम। अब कहानी सुने, प्रोजेक्शन देख रहे हैं। प्रोजेक्शन एक्चुअल होती है अंदाजा, छोटे मोटे अंदाजे या हाई लेवल, पूरी कंपनी एस्टिमेट्स, और एस्टिमेट्स को आप रीजनेबली ऑडिट कर सकते हो, तभी तो रीजनेबल एश्योरेंस। पर हमने कहा आप देखो गेम यहाँ से शुरू होती है ना, कहानी तो फिर शुरू होगी यहाँ से। अच्छा अब फिर सितंबर का महीना है, अब फिर कुछ दिन बचे हुए हैं कि रिपोर्ट भाई ये तो AGM तो ढुक जाएगी फिर। अच्छा अब सुने, फिर हमने बोला आओ भाई फिर ऑडिट प्रोसीजर शुरू करते हैं। अब मैंने वेरीफाई करना शुरू किया किसको? प्रोजेक्शंस को। एग्रीड है? अच्छा सर हम तो सिर्फ 12 महीने देखते हैं ना, तो ये क्या मैं 50वें महीने में जा रहा हूँ? 30 जून के बाद 12 महीने हो गए? नहीं हुए ना? देखो मैं इतना खतरनाक हूं ना ऑडिट में, देख के डेट लिखता हूं ताकि कोई बकवास ही नहीं है। डेट कौन सी लिखी है? तो वो 12 महीने की बदतमीजी क्यों कर रहे हैं मुझसे? ये क्या लिखा हुआ है? 30 जून से 24 जून तक 12 महीने हो गए या विद इन 12 मंथ्स हैं? क्लियर है? पक्की बात है, बिल्कुल होशियारी नहीं, एक चीज कहानी चलने देनी है। सही है, प्रॉपर डायरेक्टेड मूवी है ये, सुपर हिट। इधर देखो प्लीज जल्दी से, इधर सुनो। अब क्योंकि मेरी खुद की कहानी है ना, मैं कैसे ना प्राउडली बताऊं। सुनो इधर, अब सुनो आगे। अब हमने ना प्रोजेक्शन देखना शुरू की ना, तो अब वही मेरा चिंटू जो ये कर रहा था, बोला सर प्रोजेक्शन कैसे देखेंगे, बाकी तो सबूत होते हैं। अब वो भी पहली बार काम कर रहा था, मेरे से पहले किसी और के साथ काम करता था। उसने बोला सर अब बताया ना, मज़ा आएगा इसमें। मैं कहा चला तेरे को बताता हूँ। मैंने कहा एक काम ये कर, इसने जो क्वांटिटी ली हुई है ना, क्या ली हुई है? कोई एक बच्चा आई डोंट नो लिख रहा नहीं लिख रहा, सब सुन ही रहे हैं।
तो मुझे पता है, सुने, पर क्या बाद में उसको सुन के कभी कहानी कोई ऐसी समझ लें कि वो सिनेरियो समझ आ जाए। सुने इधर, एनीवेज हुआ ये कि मैंने बोला क्वांटिटी देख, उसमें से क्वांटिटी कैसे देखेंगे, मैंने कहा ये देखो कि हिस्टोरिकली इनके कस्टमर का डेटा निकालो लाइन बाय लाइन। अच्छा PIBDL करता क्या था, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग तो तुमने ली नहीं, प्रोजेक्शन तो तब बनेगी ना जब मुझे बिजनेस सेंस हो। मैं तुम्हें बताता हूं करता क्या था, ये करता ये है कि पाकिस्तान के बाहर से कोल मंगवाता है और सीमेंट कंपनीज को देता है। तो ये जो कोल मंगवाता है ना बाहर से, इसके पास इसके कन्वेयर बेल्ट का पूरा सिस्टम लगा हुआ है कि उसके पास पूरा एक सिस्टम है जो कोल को प्रिजर्व भी करता है, साफ भी रखता है। तो एक वन ऑफ कंपनी है पूरे पाकिस्तान में, तो कंपेयर तो किसी से कर ही नहीं सकते। ये पोर्ट पर है, इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ लगा हुआ है, पोर्ट पे। अच्छा वो आता है शिप, उससे लगता है, फिर कन्वेयर बेल्ट से कोल आते हैं, फिर साफ होते हैं, फिर पूरी स्टोरेज होती है, सारी चीजें। आगे सुने, हुआ क्या था पता है मुझे, क्यों इस पे डाउट था कि ये पे नहीं कर पाएगा। हुआ ये था कि उस वक्त चल रहा था, आप अगर मैं मुझे 24 मैंने गलत लिखा था, 23 होगा, कोविड के ना पोस्ट कोविड इफेक्ट थे और हमारे ना इंपोर्ट्स पे बैन थे। अबे जब ये इंपोर्ट ही नहीं कर रहा था तो बेचेगा क्या, तो वो जब तक रिवाइव हो ना उसका बिजनेस, तब तक उसके कैश फ्लो के इश्यूज आ गए थे। मुझे गोइंग कंसर्न का तो रिस्क था, एग्रीड है। आगे सुने, अब मैंने अपने बच्चे को कहा, मैंने कहा भाई तू इसके कस्टमर निकालना, सारी सीमेंट कंपनीज के कस्टमर थे, कुछ लोकल ट्रेडर भी थे जो कोल मंगवा के बेचते हैं। अच्छा मैंने कस्टमर की लिस्ट निकाली और मैंने कहा ये देख हिस्टोरिकली ऑन एवरेज एक कस्टमर कितनी क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है, तो वही क्वांटिटी आगे प्रोजेक्ट होगी, हाँ या नहीं। अच्छा वो क्वांटिटी आगे देखो, पहले बताओ ये वाली बात समझ आई कि हिस्टोरिकली ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देख ली ना, एक्सपोनेंशियल जाएगा ही कैसे, अनलेस के वो मुझे कुछ मेजर्स बता दे। उसकी प्रोजेक्शन की वैलिडेशन में कर रहा हूं। अच्छा ये पूरा मकसद पता ना इसलिए कर रहा हूं ताकि ये देखूं उस दिन पे पैसा कितना होगा, उस दिन पे, तो ये मंथ ऑन मंथ बनाऊंगा मैं, और हिस्टोरिकली भी मंथ ऑन मंथ देखा है, फिर पूरे साल का देखा है कि एक मंथ में कितनी होती है, ताकि एक महीने का जो भी कैश होगा पिछले में ऐड होगा, आगे जाएगा। पर अखराजात माइनस होने के बाद, ये बात याद रखनी है, अखराजात माइनस होने के, नॉन कैश या कैश वाले, कैश फ्लो बन रहा है। अब आगे सुने, पहले तो ये हुआ। अच्छा हमने प्रोजेक्शन बनाई, हमने ना उसके ग्रोथ रेट को लगा दिया। वो इतने शातिर थे कि उन्होंने ना एक साल था ना वो वाला क्या बोलते हैं कोविड वाला, उसके बाद अचानक से बूम आया था। तो अचानक से ये बूम आएगा ना तो आपका एवरेज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता है। नहीं आई बात समझ, देखो अगर एक साल कम हो अचानक से बढ़ गया तो आपका एवरेज बहुत ज्यादा हो जाएगा। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है, और नहीं तो जल्दी बताओ ये बात समझ आ रही है, एवरेज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएगा, जल्दी बताओ। अच्छा उन्होंने वो रेट लगाया हुआ था, मैं इसमें शातिर, मैंने बोला भाई ये मसला है, ये मसला है, अजम्पशन में मसला है, ये गलत एस्टिमेट है। देखो हम तो ये कहते हैं ना, हम अजम्पशंस लगाते हैं कि मेरी अजम्पशन है कि ये इतने से ग्रो करेगा, और उस पर एस्टिमेट डेवलप करते हैं। अजम्पशन एस्टिमेट में फर्क समझ आया ना, अजम्पशन 10% से ग्रो करेगा, उस पर एस्टिमेट बनाया जाता है, एग्रीड। अब आगे सुने, मैं जब CFO के पास, पहले मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, मैं CFO के पास गया, उसने बोला मेरे हिस्टोरिकल रिजल्ट्स बता देना तुम्हें, मेरे पास सबूत है, इसके अलावा तुम कॉन्ट्ररी कुछ ले आओ। मैंने कहा यहाँ तो फंस गया आकाश, जो इज्जत पे बात आ गई है, बच्चा भी बैठा हुआ है। मैंने कहा इसकी ऐसी की तैसी। मैं फिर आया फॉर्म, मैंने फिर सोचा, मैंने कहा क्या कर सकते हैं। फिर हमारे पास पैकरा की वेबसाइट होती है जिस पे पूरी इंडस्ट्री का डेटा होता है। किसकी वेबसाइट? पैकरा की वेबसाइट। इसमें हर इंडस्ट्री का डेटा मिलेगा, इंश्योरेंस, सीमेंट, ये वो। अब मेरा दिमाग देखो कहाँ से चलना शुरू हुआ। मेरा पार्टनर इस पर, उसने मुझे बोनस दिया था, ये नहीं बताऊंगा कितने का, बट दिया था। सुने हुआ क्या, मैंने पैकरा की वेबसाइट से उठाया पूरी सीमेंट इंडस्ट्री का पिछले 5 सालों की कंजम्पशन, कि सीमेंट कितना प्रोड्यूस हुआ। मैंने क्या किया, इसके कस्टमर कौन थे, सीमेंट कंपनीज। फिर मैंने गूगल पे लिखा कि 1 kg सीमेंट बनाने के लिए कितना कोल चाहिए होता है। मैंने उसको मल्टीप्लाई किया, मुझे कोल की डिमांड मिल गई। किसकी डिमांड मिल गई? कोल की डिमांड मिल गई। फिर मैंने बोला ये कोल सिर्फ इससे तो नहीं मंगवाते होंगे, कहीं और से भी लाते होंगे, अफगानिस्तान से भी आता है, मुझे सोर्सेस पता थे। मैंने क्या किया पता है, मैंने क्या किया, मैंने ये देखा ईयर ऑन ईयर इसका मार्केट शेयर कितना है। PIBDL का टोटल क्वांटिटी सोल्ड उठाई, डिवाइड बाय टोटल डिमांड कर दिया, तो क्या मार्केट शेयर मिल जाएगा? क्या मैं सही कह रहा हूं? पक्की बात है, यहां तक कनेक्टेड हो? बताओ। अब ईगो पे बात है,
ईगो पे बात है, बात तो सीधी ये है। मैंने कहा ऐसी की तैसी, जान जो फेयर बात है वो फेयर बात है, अजम्पशन सही होनी चाहिए। अब आगे सुने, जब ये किया ना, अब ये तो पिछले 5 साल हो गए ना, हमें तो आगे जाना है। पैका की साइड पे ये भी बताया हुआ था कि जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो कैसे ग्रो करेगी। मैंने कहा मेरे लिए तो इतना अच्छी रिलायबल सोर्स है, क्योंकि एविडेंस तो रिलायबल सोर्स से आना चाहिए ना, इंटरनली मैं क्या करूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा सीमेंट इंडस्ट्री इतने % से ग्रो हो रही है, तो उस डिमांड को मैंने ग्रो करा दिया। तो फिर मेरा शेयर कहाँ से आएगा, पता था ना, पिछले 5 सालों का अपना शेयर लिया और मैंने उसका एवरेज ले लिया। अब मैंने कहा जो फ्यूचर डिमांड है उसमें अपने शेयर की मल्टीप्लिकेशन कर दी, मुझे फ्यूचर क्वांटिटी डिमांड मिल गई विद ऑल द रिलायबल सोर्सेस। अच्छा अब सुने, अब मैं सीएफओ को फिर गया, मैंने कहा मेरे बच्चों को उड़ा जा, वो क्या आते हैं, फिर गए, फिर वो कहता है कि हाँ भाई अब बताओ ना क्या लाए हो तुम यार, जल्दी ख़त्म करो यार, ये एजीएम है मेरी। मैंने कहा भाई हल्का हो जाए, एक मिनट बात करने आए, सुन ले ये क्या कह रहे हैं हम। मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, आपकी क्वांटिटी आ रही है 8 मिलियन मैट्रिक टन, कितनी, किसी साल में 11 मिलियन मैट्रिक टन आ रही है। मैंने कहा आप एक बात बता दें मुझे, आप कभी भी किसी डिमांड से ज़्यादा बेच सकते हैं। तो उसने बोला नहीं यार कैसी फजूल बात कर रहे हो। मैंने कहा सर आपकी प्रोजेक्शन ये कह रही है, आप डिमांड से ज़्यादा बेच रहे हैं, इंडस्ट्री में जो बनाएगा नहीं तो खरीदेगा क्या, बोलेगा बफर रख लेगा। मैंने कहा चले सर 10% का बफर मार देते हैं, 20% मार लेते हैं, फिर भी आप ज़्यादा हैं, और बताएं। अच्छा फिर पहले बताओ बात समझ आ रही है, फंस गया यहाँ, अब तो कुछ है ही नहीं। वो मुझे हिस्टोरिकल पे खेल रहा था, वो बोल रहा था मैं वैसे ही ट्रेडिशनल ऑडिट करूंगा जैसे लोग करते हैं। अब उसने डाल दी थी बात ईगो पे, मैंने कहा मैं आऊँगा ऊपर से अलग से। पहले बताओ ये बात समझ आई, एक प्रोजेक्शन में फेल किया उसको, आगे सुने। फिर एक ईयर ऐसा था जिसमें उसने कहा कि अच्छा एक ये तो हो गया ना, पर हमारी प्रोजेक्शन के हिसाब से ना हम जब लेके जा रहे थे ना तो वो 9 मिलियन मैट्रिक टन से ऊपर निकल गया। उसने फिर प्रोजेक्शन बना के वापस दी। फिर मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार सर एक बात करनी है। बोला यार तू फिर आ गया। मैंने कहा भाई क्यों, क्या हुआ अब। मैंने कहा सर देखें एक प्रोजेक्शन हमने बनाई थी ना, उसमें आपने एक चीज़ का ख्याल नहीं रखा। बोला क्या। मैंने कहा आपकी कैपेसिटी 8 मिलियन मैट्रिक टन है, तो उससे ऊपर क्यों जा सकते हैं आप। बोला भाई तू चाहता क्या बंद कर दूं कंपनी। मैंने कहा सर बंद हो रही है, बचाना चाह रहा हूं, कुछ करना चाह रहा हूं। अच्छा आप सुने, पहले बताओ कोई भी बंदा अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी से ऊपर जा सकता है। कहानी सुने, उसने बोला यार भाई हम ना एक्सपेंशन कर रहे हैं, तुम्हें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, बात समझो, गेम देखना। उसने प्रोजेक्शन बना के दी, मैंने उसको बोला सर फिर अपने कैश आउटफ्लो में ना एक्सपेंशन डाल दें, वो और कम हो गया, क्योंकि एक्सपेंशन का कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और वो सेल्स का पोर्शन। बोल रहा है प्लीज हेल्प कर दे यार, कैसे करना है। मैंने कहा आप भाई बात ये टोन चाहिए होती है मुझे जब मैं काम कर रहा हूँ। मैंने कहा सर चलें अब हम आपको बताते हैं, कुछ हेल्प करते हैं। मैंने कहा आप अपनी चीज़ों को यहाँ तक रखें, सही प्लीज़ सुनना। मैंने कहा आप एक काम करें, अपने ये सारे एस्टिमेट्स हैं ना, मैंने आपको सबूत दे दिए, इस पर प्रोजेक्शन बना के दें, आप कोई ऊपर नहीं लेके जाएं। आप कैश फ्लो ऐड करते रहें, फिर भी शॉर्टफॉल आ रहा था, मतलब करीब आ रहा था। क्या आ रहा था, प्लीज़ बताओ, करीब आ रहा था। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, प्लीज़ सुनना, पहले बताओ यहाँ तक की कहानी क्लियर है। हम मंथ ऑन मंथ ऐड करा के गए ना, फिर भी करीब आ रहा था, यानी कुछ सरप्लस था कैश, वो पे हो जाता। पर हमने कहा यार ये तो अंदाजे हैं, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। इस पूरी कहानी से तुम्हें एक चीज़ सिखानी थी। पहले ये बात बताओ, कंपनी गोइंग कंसर्न है, बट एक अनसर्टेनिटी है, बट एक के सुनना, एक अनसर्टेनिटी है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। हेडिंग क्या लिखी हुई है, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू। अच्छा अब दो बातें मैं फर्क करूंगा, इसमें बीच में लाइन है। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, क्या मैं ये कह रहा हूं कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, गोइंग कंसर्न है। अब पहले वो कंक्लूड करना है, फिर बोलता है दूसरा अपने आप से सवाल पूछो कि क्या कंपनी के अंदर गोइंग कंसर्न होने के बावजूद कोई शक व शुबा रह गया, अनसर्टेनिटी है। अच्छा व्हाट इफ मैं प्रोजेक्शन बनाता, ऑनलाइन मतलब यहां तक बात समझ आ रही है, जल्दी बताओ जल्दी से। अगर मैं प्रोजेक्शन बनाता
और वो मेरी प्रोजेक्शन के हिसाब से कोई सरप्लस बहुत ज़्यादा आ रहा होता और बहुत ज़्यादा कुशन होता, तो क्या कोई अनसर्टेनिटी रेडी? अच्छा नहीं, अब आप दो बातें कहते हैं, कंपनी गोइंग कंसर्न भी है और कोई अनसर्टेनिटी भी नहीं है, तो फिर ये पैराग्राफ नहीं आता, फिर ये पैराग्राफ नहीं आता। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम ये कह रहे हैं कि कंपनी का लेटर आ चुका है, कंपनी एक गोइंग कंसर्न है, बट स्टिल एक अनसर्टेनिटी है, शक है कि कुछ भी, तो आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ये कहते हैं कि जब ऐसा मामला हो तो ये सारी अनसर्टेनिटीज अपनी मैनेजमेंट को बोलो, जिसका तुम ऑडिट कर रहे हो कंपनी का, उसकी मैनेजमेंट को बोलो कि वो डिस्क्लोज करें, और आप उस चीज को अपने इस पैराग्राफ में रेफर कराओ जिसका नाम क्या है। अब मैं तुमसे ये पूछता हूं, क्या मैनेजमेंट ने एफएस गलत बनाए? सही बनाए, कंपनी गोइंग कंसर्न है, पर एक उसको यहां बताना है। एक और से पहले बताओ, ऑनलाइन तो यहां तक बात समझ आती है, तुमको समझ आती है नहीं? देखो मैंने तुम्हें पूरी कहानी से सिर्फ यहां पहुंचाना था कि अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है। अच्छा अगर वो सुनना, कंपनी के मैं शेयर होल्डर के पास जाऊं, वो बोले हुए ये पैराग्राफ हटाओ, मैं आज के आज पैसे डाल दूं पूरे, नहीं अनसर्टेनिटी खत्म। अच्छा तो गोइंग कंसर्न का मसला नहीं था तो बट, तो अब आप क्यों कह रहे हैं अनसर्टेनिटी भी नहीं है? पैसे आ गए, कंफर्म हो गया, तो आप कोई अनसर्टेनिटी, तो आप क्या अब अपनी मैनेजमेंट को ये बोलोगे कि डिस्क्लोज करो? बोलेगा क्यों करूं भाई, कोई अनसर्टेनिटी। अच्छा तो एक बात बताओ, डिस्क्लोजर कब आएगा? तो आप आगाह करोगे ना। तो आप मुझे बताओ ना, प्लीज सुनना, बड़ी अहम बात बता रहा हूं। अगर कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये ओपिनियन में बता दें, भाई ओपिनियन तो एफएस पे होता है ना, एफएस तो सही है, आपको अब आगाही देनी है रिगार्डिंग मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू, ताकि आप क्लैरिफाई करते हैं भाई मैंने गोइंग कंसर्न देख लिया, कंपनी गोइंग कंसर्न है, तो क्या गोइंग कंसर्न ऐसे ही पूछा था या मुझे रिस्क था? तो रिस्क पे काम किया, मैंने कंक्लूड किया कि कंपनी इज अ, पर देयर इज सम अनसर्टेनिटी या मटीरियल अनसर्टेनिटी, तो वो मटीरियल अनसर्टेनिटी मैंने उसको कहा बेटा डिस्क्लोज करो, मैं उसको आगाह करूंगा यहां से कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न है, पर ये हालात वाकयात हैं, देख लेना। तो ऑडिटर को कहा गया कि भाईजान अगर ऐसे कोई हालात वाकयात हो ना, अनसर्टेनिटी हो, तो उससे डिस्क्लोज करवाओ और फिर यहां से रेफर कराओ। मैंने कहा इसको मैं ओपिनियन सेक्शन में डाल दूं, उसने बोला नहीं नहीं यार, ओपिनियन तो एफएस के लिए बना है, ये एफएस में उस मटीरियल अनसर्टेनिटी को रेफर करने के लिए बना है। एक बात, अगर मैं ये तुमसे कहता हूं कि आप अज्यूम करें कि कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी ना होती, तो क्या ये पैरा आता? तो यानी ये हर रिपोर्ट में नहीं होगा, ऑप्शनल है। तो यानी अगर आपने किसी कंपनी के एफएस देखे और रिपोर्ट देखी सॉरी, और उसके अंदर ये पैराग्राफ आया, आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि इसके गोइंग कंसर्न के कुछ मसले चल रहे हैं, पर क्या कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है या कुछ शक व शुबा है? ये बात है, क्लैरिटी है। अब तुमसे एक सवाल, तुमने बता दिया तो बात गेम यहां पे दोनों खत्म हो जाएंगी। सुनो, अगर तुमने मैनेजमेंट से कहा यार ये फैक्टर डिस्क्लोज करो, ये फैक्टर कि ये चीजें चल रही हैं कि भाई हमने कैश फ्लो बनाया है और कैश फ्लो में इतना वो है, ये सारी फैक्ट बताते हैं उसमें कि अनसर्टेनिटीज क्या है। अच्छा अनसर्टेनिटीज तो यही होंगी ना, हो सकता है सेल्स वॉल्यूम मीट ना हो, एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, इंपोर्ट वापस बंद हो जाए, हाँ या नहीं? क्या ये तुम्हारे कंट्रोल में या एनवायरमेंट के? अच्छा आगे सुनो, अब अगर वो कह रहा है मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा, अब अगर वो कह रहा है, तो मैं आपसे ये पूछता हूं क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अब गलती है? नहीं, अब आपको मैं यहां पे बोलूं ये मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा दो, अब आप ओपिनियन में जाएंगे। पहले बताओ सिग्निफिकेंट समझ आ रही है कौन सा पैरा किसके लिए? देखो एफएस में गलती है। अच्छा अब मजे की बात पता है क्या है, अब जब आप बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन बताओगे ना, उसमें आप नीचे लिखोगे कि बेसिस क्यों मैंने मॉडिफाई किया, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी थी और मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज। क्या बात वहां कन्वे हो जाएगी? क्योंकि अब आपका मसला मटीरियल अनसर्टेनिटी से निकल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की करेक्टनेस पे आ गया है। पहले बताओ कहानी समझ आती है? पक्की बात है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपका मसला
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सही क्रेडिबिलिटी पे आ गया है। अच्छा, पहले उसने जब मुझे लेटर लाके दिया मैंने कहा सही है भाई, पर मुझे अभी शक व शुबा है। अच्छा, मैं तुमसे वैसे पूछूं, पहले बताओ दोनों बातें क्लियर हैं? अब एक और एग्जांपल डाल देता हूं इसी में। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि अगर वो कैश फ्लो बना के लाता और कैश फ्लो बिल्कुल ही फारिग होते, मतलब वो वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो अब मैं तुमसे पूछता हूं वापस, क्या कंपनी गोइंग कंसर्न है? नहीं है। अच्छा, तो कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है तो कंपनी को एफएस बनानी चाहिए नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे। तो अगर मैनेजमेंट ने नॉन गोइंग कंसर्न पे बना दिए तो अनमॉडिफाइड, तो फिर ये पैरा आएगा? ये पैरा आएगा? क्यों नहीं? तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, कंपनी ही गई, तो ये तो अनसर्टेनिटी पे आता है जब कंपनी सही हो। वहां तो यकीन है, मैनेजमेंट ने बना भी दिया अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अच्छा, आप मुझे बताओ, अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि कंपनी ने एफएस बना दिए गोइंग कंसर्न पे जबकि नहीं है, मॉडिफाइड, पक्की बात है। अब क्यों मॉडिफाइड कह रहे हो? अच्छा, तुम्हें सबूत है कि कंपनी कैश फ्लो मीट नहीं कर पाएगी? कैसे पता? प्रोजेक्शन से। और प्रोजेक्शन रिलायबल तो लिख सकते हो ना अपनी रिपोर्ट में, बता देना। तो कहने का मतलब ये है कि जो ओपिनियन के मसले हैं वो ओपिनियन में आएंगे, जो अनसर्टेनिटी के मसले हैं वो। पर अनसर्टेनिटी तब आती है जब पहले आपने ये कंक्लूड कर लिया हो कि कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न, उसके बाद देखते हो कोई शक व शुबा तो नहीं रह गया। कल को आपने गोइंग कंसर्न पे कंक्लूड कर लिया और कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो शक क्रिएट कर रहे थे, आपने आगाह ही नहीं किया, कंपनी डूब गई, तो शेयर होल्डर बोलेगा मुझे तो पता भाई। तो कहां से बताएंगे? मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू सर गोइंग कंसर्न नहीं है तो अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ नहीं आएगा भाई। गोइंग कंसर्न ही नहीं है ना, तो अनसर्टेनिटी तो दूर की बात है। अनसर्टेनिटी का सोचना कब होता है? जब गोइंग कंसर्न हो। क्लियर है? अच्छा, आपको मैनेजमेंट कह रही है यार देखो बात सुनो, अब ऐसा हो सकता है ना, एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। मैनेजमेंट आपको ये बोले कि यार एक बात सुनो ना, देखो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न पे बनाने दो, हमें पता नहीं है गोइंग कंसर्न पर बनाने दो, और आप मटीरियल अनसर्टेनिटी में रेफर कर दो। क्यों? तो आप तो बोलेंगे भाईजान हमें पक्का यकीन है कि तुम गोइंग कंसर्न नहीं हो, तो अनसर्टेनिटी तो है ही नहीं ना, कंफर्म है। तो कंफर्म में आपको एफएस ही बनाने हैं नॉन गोइंग कंसर्न पे, तो हम उसका ऑडिट करेंगे। ये तो आपने एफएस ही गलत बना के दिए में। अच्छा, अगर ये कर लिया आपने तो ये तो आपके हिसाब से गलत हो जाएगा, तो फिर अगर आपको कोई रेगुलेटर आके पकड़ेगा तो आप सही निकल जाएंगे उसमें से। क्यों? हमारी गलती है ना, क्योंकि कंपनी के एफएस बनने चाहिए किस पे? नॉन गोइंग कंसर्न पे। बनाए किस पे? और आपने अनसर्टेनिटी का पैसे थे, जबकि कोई अनसर्टेनिटी शक था ही नहीं, वो तो यकीन था। यस, तो अब आपने इसको ओपिनियन को लाना था। क्लियर है? यानी हम यूं बात सिंपल करें, अगर किसी मसले की वजह से ओपिनियन पे इंपैक्ट आएगा तो हम ओपिनियन पे जाएंगे, क्योंकि सीक्वेंस में सबसे पहले ओपिनियन के बाद आप आगे की बात करते हो कि कोई अनसर्टेनिटी है या नहीं है। हाँ जी, तुम कुछ पूछ रहे थे जानी, क्लियर हो गया? आप कुछ पूछ रहे थे? शायद थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, प्लीज वापसी कंफर्म कर दें कि अगर अनसर्टेनिटी इस केस में तो उसको कहेंगे जब प्रोजेक्शन हमारी सही नहीं होगी। नहीं, गलत। अनसर्टेनिटी उस केस में आएगी जब हम कहें कि प्रोजेक्शन पूरी हो रही है पर कुछ चांसेस हैं कि हैंकी पैंकी हो सकती है, तो अभी हमने वेरीफाई कर लिया है, पर शक है, लेकिन मतलब वो जाहिर है क्योंकि गोइंग कंसर्न तो है। यस, क्योंकि कैश फ्लो तो एक अंदाजा है ना, क्या ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, तो आप फिर को आगाह कराते हो। पता है उससे होता है क्या? मैं तुम्हें बताता हूँ आगाही से होता क्या है। शेयर होल्डर ना फिर जब एजीएम में बैठता है ना, तो डायरेक्टर्स को पहले बोलता है एक एक पाई मॉनिटर होनी चाहिए, एक एक खर्चा मॉनिटर होना चाहिए, ताकि वहां पे पहुंचने तक पैसा आ जाए। खर्चों को कटेल करो। मैंने इस मीटिंग में यह भी देखा था कि उन्होंने बोला था अननेसेसरी आपने बिजली यूज नहीं करनी। भाई पूरे प्लांट की एनर्जी होती है ना, उसने बोला भाई बन ये मॉनिटरिंग करा। उसने क्या किया? कॉस्ट को, और कॉस्ट को कम करने के बाद कैश फ्लो को बचाया, आखिर में पे कर दिया। कंपनी इज गोइंग कंसर्न, नाउ प्रॉफिटेबल कंपनी। ये आगाही इसलिए होती है जिसका पैसा है उसको तो बताओ यार कि ये मसला है। अगर कैश फ्लो बिल्कुल ही इररिलेवेंट होता तो गोइंग कंसर्न नहीं होता। तो भाई अगर कैश फ्लो इररिलेवेंट होता तो क्या कंपनी गोइंग कंसर्न होती? तो अनसर्टेनिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अनसर्टेनिटी तो आती ही तब है
जब गोइंग कंसर्न उसके बाद अपने आपसे सवाल पूछना है, इज देयर एनी अनसर्टेनिटी? अगर तो जवाब आता है यस तो डिस्क्लोज करो, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। क्लियर है? सर वो तो वैसे भी हर प्रोजेक्शन के अंदर यही एक रिस्क होगा कि ये अनसर्टेन नहीं, पर कुछ प्रोजेक्शंस ऐसी होती हैं जो इजीली वेरीफाइबल होती हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई उसके इन हैंड कॉन्ट्रैक्ट दिखा दे पूरे साल के, वो हाँ जल्दी बताओ, अगर वो इन हैंड कॉन्ट्रैक्ट पूरे साल के दिखा दे जो पूरे कैश को छप्पर फाड़ के आगे ले जाएंगे, अब क्या करोगे? नहीं, अब कोई अनसर्टेनिटी है? क्यों, कैसे पता? तो सिचुएशन तो कुछ भी हम ऐसे अज्यूम नहीं करते कभी कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने देखे ना ऐसे केसेस, तो मुझे पता है कि यार वो तो आप सिंपली खुले दिल से आप बोलो भाई ये तो सीधा सीधा हिसाब किताब है, कोई अनसर्टेनिटी है नहीं, कंफर्म बात है कि कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो चुका है। क्लियर है? एक सवाल आया हुआ 5 बार इसने भेजा है। मैनेजमेंट अगर माने नहीं, भाई तुम लोग बताना भी यार, देखो मैंने तो कहानी सुना दी, आई थिंक पहले बताओ कहानी में गेम समझ आई? अनसर्टेनिटी तक पहुंचाने के पहले सुनो, मैनेजमेंट अगर माने नहीं होती, क्या कह रहा भाई, मैंने मैनेजमेंट अगर माने नहीं, नॉट गोइंग कंसर्न, अबे छोटी चला से एक मिनट रुक, मैनेजमेंट अगर माने नहीं नॉट गोइंग कंसर्न होने के बावजूद तो ओपिनियन में बताएंगे जस्ट टू कंफर्म। हाँ भाई हाँ, इसको सिंपल मॉडिफाइड ओपिनियन सही है। सर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में तो हमेशा मटेरियल अनसर्टेनिटी आएगी ना? नहीं, किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? ऐसा नहीं है, वो यही बता रहा हूँ ना, अभी तो मैंने बोला ना कि भाई अगर आपने अपने कोडास को परफेक्टली परचेज किया हुआ, आपको अलाउड है गवर्नमेंट से, तो आपकी कोई अनसर्टेनिटी नहीं आएगी। देखो आपने एग्जाम में ना ये बड़ा ख्याल रखना, खुद अज्यूम नहीं करना, जजमेंट उस हद तक जितनी सिचुएशन में उसको परखना है। अब तुम बोलो यार इससे भी ये होता तो क्या होता, ओ भाई पहले ये तो सीख लो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्लियर है? पक्की बात है। चलें ओके आगे। सर अगर मटीरियल अनसर्टेनिटी, वह जल्दी जवाब दो, मटीरियल अनसर्टेनिटी डिस्क्लोज ना करे मैनेजमेंट तो ओपिनियन मॉडिफाई हो जाएगा। क्या उस मटीरियल अनसर्टेनिटी का डिस्क्लोज होना आगाही के लिए लाजमी था? क्या ये छोटी बात है? बड़ी बात है। तो मिस स्टेटमेंट है ना। तो आप बोलो मैं मटीरियल अनसर्टेनिटी में देता हूं, डिस्क्लोज ही नहीं है। देखो अगर डिस्क्लोज ही नहीं है तो रेफर क्या कराओगे? ओपिनियन ही मॉडिफाई होगा। क्लियर है? फिर बेसिस बता दोगे और बेसिस में कहानी खुद ही खुल के सामने आ जाएगी। शेयर होल्डर जाने वो लोग जाने। क्लैरिटी है? अच्छा पहले इतना बता दो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान की, क्या ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, पर दिमाग में फिक्स हो गया? चले अब खाली ये देख ले, तो यहाँ पे ऑडिटर नीड्स टू बी अवेयर अबाउट द इवेंट्स और कंडीशंस दैट मे कास्ट डाउट्स ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ। अच्छा वो क्या हो सकते हैं? एडवर्स की रेशियो, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोस, मेजर कस्टमर चला गया, कंपनी इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज बैन, की एम्प्लॉय लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन जिस पे पूरा डिपेंडेंट था बिजनेस, और ब्रीच ऑफ लॉ। पर ये सारे आपको रिस्क बताएंगे, ये कंफर्म नहीं होता, क्योंकि इसको मिटिगेट करने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। वो हो सकता है कोई ना कोई प्लान ले आए, जैसे मेरे केस में आया था, पर केस में मजा था ना, समझ आता है कि किस तरीके से आप ऑडिट करते हो, किस तरीके से पहुंचते हो। तो आई होप आपको मटीरियल अनसर्टेनिटी क्लियर है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़। अभी शेयर करता हूँ। लव यू टू जानी जी जानी।